प्रिय मित्रों नमस्कार, मैं आशुतोष आप लोगों के बीच रुक्मणी टेस्ट सीरीज की जो बुक आती है प्लेटफॉर्म की तरफ से ये बुक बनाया जाता है, उसका जो टेस्ट नंबर 1 है आप लोगों के बीच उसका कुछ डिस्कशन साझा करने वाला हूँ। आप लोग एक झलक में सभी क्वेश्चन को देख करके अपने आप में आंसर टिक करने का एक बार कोशिश करें, फिर मैं उसके बाद डिस्कशन करना शुरू करता हूँ। और ये इसको आप मतलब पॉज करके भी कर सकते हैं। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जा रहा है 16वीं शताब्दी में किस भारतीय शासक ने चांदी का सिक्का जारी किया। क्या क्या चांदी का सिक्का जारी किया और इसे रुपये का नाम दिया। किसका नाम दिया? रुपये का। इसका सही जवाब होगा शेरशाह सूरी। किसने किया था? शेरशाह सूरी। अब शेरशाह सूरी के बारे में कुछ और भी अलग पॉइंट जान लेते हैं, जो कि अगर कोई दूसरा भी क्वेश्चन शेरशाह सूरी पे आए तो वो आसानी से बन जाए। शेरशाह सूरी 16वीं शताब्दी में शासक था, वो तो आपको क्वेश्चन में भी दिया हुआ है। कब था? 16वीं शताब्दी के पास ये शासक था। और ये क्या क्या था? चांदी का सिक्का जारी किया था और ये इसका नाम रुपया दिया था। और इसका बचपन का नाम था क्या? फरीद खान था। इसके बचपन का नाम फरीद खान था। उत्तर भारत में द्वितीय अफगान साम्राज्य स्थापना किया। उत्तर भारत में क्या क्या था? दूसरा अफगान साम्राज्य स्थापना किया, जिसका कि नाम सूरवंश था। 1540 ईस्वी में ये कन्नौज का युद्ध किया था हुमायूं के साथ। कौन सा युद्ध? कन्नौज का युद्ध, जिसमें कि हुमायूं को हरा दिया और ये जीत गया। और शेरशाह सूरी की इसमें जीत हो गई। और इसके बाद इसका अगला पॉइंट हम देखते हैं। इसके पिता का नाम था हसन अली। क्या नाम था पिता का? इसके पिता का नाम था हसन अली। इसके पिता का क्या नाम था? हसन अली। और ये चौसा का भी युद्ध किया था। क्या हुआ था? ये चौसा का युद्ध किया था। चौसा का युद्ध भी हुमायूं और शेरशाह के बीच में ही हुई थी, जिसमें कि हुमायूं को हरा दिया और शेरशाह सूरी की जीत हो गई। समेल का युद्ध हुआ था। समेल के युद्ध में भी शेरशाह सूरी ने जीता, मारवाड़ का राजपूत को हरा दिया। कौन सा युद्ध? समेल का युद्ध। क्या किया था? समेल का युद्ध किया था। ये किसके बीच में हुआ था? शेरशाह सूरी और मारवाड़ का राजपूत। इसके बीच में मारवाड़ का राजपूत, जिसने इसको भी हरा दिया और शेरशाह सूरी यहाँ पे भी जीत गए। इसका लगभग अंतिम अभियान जो था बुंदेलखंड की ओर था। बुंदेलखंड की ओर था। वहाँ पे 1545 ईस्वी के आसपास जो है इसका मृत्यु हो जाता है। इसका मृत्यु होता है कैसे? तो 1545 ईस्वी में क्या हुआ कि ये जो एक युद्ध शुरू किया था वही बुंदेलखंड का, तो उसमें 1545 में शेरशाह और कलिंजर के बीच में हुआ था। कलिंजर जगह का नाम है। शेरशाह और कलिंजर। शेरशाह और कलिंजर के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें हुआ क्या कि शेरशाह जो मारा गया, ये युद्ध हुआ था एक दासी के लिए। कलिंजर का वर्तमान अभी नाम है महोबा, जो कि कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। और शेरशाह की मृत्यु होती है कि ये इधर से अपना तोप जो है कलिंजर की तरफ तोप का गोला दागा और वहाँ की किला से जाके टकरा के वही जो तोप है वापस आ गया और शेरशाह सूरी के पास ही आके वह तोप का गोला गिर गया, जिससे कि इसका मृत्यु हो जाता है। और इसके मृत्यु के बाद शेरशाह सूरी के मृत्यु के बाद जो है शासक बना अगला इस्लाम शाह। कौन बना? इस्लाम शाह, जिसका कि आकस्मिक मृत्यु हो जाता है। कब? 1553 में आकस्मिक मृत्यु हो जाता है। उसके बाद बना फिर फिरोज शाह, जो कि इसका मामा का नाम था क्या? मुबारिज खान, जो कि फिरोज शाह को मरवा दिया। उसके बाद फिर से शासक बना मोहम्मद शाह।
उसके बाद फिर कौन बना, मोहम्मद शाह। तो ये हम कुछ जो पॉइंट है शेर शाह सूरी के बारे में जानने का कोशिश किए। अब आगे इससे होगा कि शेर शाह सूरी पर आधारित अगर क्वेश्चन दूसरा भी आता है तो क्वेश्चन आप लोगों का नहीं छूटेगा। बस एक प्रश्न में एक ही क्वेश्चन का आंसर देंगे, ये आप समझिए। तो शेर शाह सूरी का लगभग जो है टॉपिक हम ख़त्म कर दिए। इसका जो मेन पॉइंट था वो हम आपको बता दिए। ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन अगर इस टेस्ट सीरीज वाले बुक में दिया हुआ है तो यही क्वेश्चन आया जाएगा, लेकिन अब हम शेर शाह सूरी पर आधारित जितना भी क्वेश्चन बताए हैं इसमें से कोई भी आएगा तो आप आराम से बना सकते हैं। इसीलिए ये हम बताने चाहते। अब हम चलते हैं दूसरे नंबर की क्वेश्चन की तरफ। दूसरा नंबर का क्वेश्चन है यू कैन विन। क्या? यू कैन विन। ये पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखा गया? तो ये पुस्तक जो है सही इसका जवाब होगा कि शिव खेरा। यू कैन विन नामक पुस्तक शिव खेरा के द्वारा लिखा गया। अब शिव खेरा के बारे में हम थोड़ा सा कुछ पॉइंट जानने का कोशिश करेंगे। शिव खेरा का बुक का नाम हो गया यू कैन विन, ये तो क्वेश्चन में भी दिया हुआ है। शिव खेरा एक ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना किया था, ऑर्गेनाइजेशन का, जिसका कि नाम था कंट्री फर्स्ट फाउंडेशन। क्या नाम था? कंट्री फर्स्ट फाउंडेशन। ये तो शिव खेरा के बारे में था। अब इसमें दीपा कर्माकर जो है इसके बारे में भी जान लेते हैं। दीपा कर्माकर का जो है ये दीपा कर्माकर है कौन? ये भारतीय जिम्नास्ट है। ये कौन है? भारतीय जिम्नास्ट। ये कहाँ की निवासी है? तो ये है त्रिपुरा की निवासी। जैसे आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि दीपा कर्माकर कहाँ की निवासी है, उनका घर कहाँ है, तो आपको पता रहेगा तो त्रिपुरा लगा सकते हैं। इसकी एक आत्मकथा लिखी गई है जिसका कि नाम है द स्मॉल वंडर। क्या नाम है? द स्मॉल वंडर। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 को तब तक आप पढ़ के जवाब अपने मन में सोच सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में यूनेस्को के बारे में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है यूनेस्को जो है विरासत स्थल जो है शोर मंदिर किस राज्य में स्थित है? इसका आपको जवाब मांगा जा रहा है। तो इसका जवाब होगा, सही जवाब है इसका तमिलनाडु। कहाँ पे है विरासत स्थल शोर मंदिर? तमिलनाडु। अब सबसे पहले हमको यूनेस्को के बारे में ही पता करना है कि यूनेस्को आखिर है क्या। यूनेस्को का फुल फॉर्म पूछ दिया जाएगा। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा क्या? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को का फुल फॉर्म हो गया यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है पेरिस में। कहाँ है? इसका मुख्यालय पेरिस, जो कि फ्रांस में है। वर्तमान में इसमें 195 सदस्य देश और 11 सहयोगी देश हैं। कितना? 195 सदस्य देश और 11 सहयोगी सदस्य देश। कुछ ही हाल फिलहाल में कुछ दिनों पहले सदस्यता छोड़ने की बात की है। कौन कौन? अमेरिका और इजराइल। ये दोनों इसकी सदस्यता छोड़ने की बात की है। इसका स्थापना हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात।
द्वितीय विश्व युद्ध जो समाप्त हो गया उसके बाद यूनेस्को का स्थापना हुआ था। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? शिक्षा, विज्ञान एवं संस्कृति के माध्यम से शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देना। मतलब शिक्षा देगा, विज्ञान की तरक्की, संस्कृति, इस सब के माध्यम से जो है ना शांति व्यवस्था को बनाए रखना। भारत में यूनेस्को के द्वारा मान्य कुछ जो मंदिर, सांस्कृतिक कुछ भी हैं, वो कुल मिला के अभी फ़िलहाल 40 हो गए हैं, जिसमें 32 सांस्कृतिक, 32 कौन है? सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और 1 कंचनजंगा। 7 प्राकृतिक और 1 जो है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 में की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा भारतीय संविधान केंद्र सरकार को कितनी डैश प्रकार की निधियां प्रदान करता है? कितने प्रकार की निधि? तो कितने प्रकार का होगा? इसका सही जवाब क्या होगा बताइए आप लोग। इसका सही जवाब होगा 3। कितने निधि हैं? 3 निधि हैं। अब कौन कौन है वो बताते हैं। ये इसका सही जवाब हो जाएगा बी। कितने निधि हैं? 3 निधि। कौन कौन से निधि? तो एक हो गया संचित निधि, दूसरा हो गया लोक लेखा निधि और तीसरा हो गया आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि। संचित निधि आर्टिकल 266 में दिया हुआ है, लोक लेखा निधि 266 का द्वितीय में दिया हुआ है और आकस्मिक निधि 267 में दिया हुआ है। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। अगली क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस उद्योग को भारत में 8 आधारभूत उद्योगों के सूचकांक की गणना के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, रिफाइनरी उत्पाद। तो इसमें आधारभूत उद्योग कहा है, तो हम लोग सबसे पहले आधारभूत उद्योग क्या है उसको जानेंगे। आधारभूत उद्योग उनको कहते हैं जिनके उत्पादन या कच्चे माल पर दूसरे उद्योग निर्भर हैं। जिसका कि उत्पादन कच्चे माल का जो उत्पादन होगा दूसरे उद्योग उस पर निर्भर होगा, जैसे कि कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, इस्पात, उर्वरक, रिफाइनरी उत्पाद, सीमेंट और बिजली, ये सब जो है आधारभूत उद्योग में आते हैं। एक उपभोक्ता उद्योग भी होता है, इसमें आते हैं वैसे उद्योग जो उत्पादन उपभोक्ताओं के सीधे उपयोग हेतु, जैसे चीनी को तैयार करके हम भेज तो सीधे उपभोक्ता के पास चले गया, वो यूज करेगा। दंत मंजन, कागज, पंखे, ये सब उपभोक्ता उद्योग में आ जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख नदी एक पूर्व की ओर बहने वाली है? इसका सही जवाब हो जाएगा नर्मदा नदी, जो कि पूर्व की ओर बहती है। पूर्व की ओर बहने वाली नदी का तरीक है काका गोद में है। क्या है? काका गोद में है। काका से हो गया कावेरी नदी और कृष्णा नदी। कावेरी, कृष्णा, गो से हो गया गोदावरी, द से हो गया दामोदर और मो से हो गया इसमें महानदी। क्या हो गया? महानदी। तो ये जो है पूर्व की ओर बहने वाली जितनी भी नदी है सब हम आपको बता दिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में आखिर है क्या। क्वेश्चन नंबर 7 में नई लोकसभा निर्वाचित होने के उपरांत वर्तमान लोकसभा के अंतिम सत्र हेतु निम्नलिखित में से कौन सा शब्द का प्रयोग किया जाता है? इसका सही जवाब होगा लेम डक। किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? लेम डक का प्रयोग किया जाता है। जैसे नई लोकसभा निर्वाचित होने के उपरांत वर्तमान जो लोकसभा है वो पुराने वाले को लेम डक कहते हैं। लेम डक क्या है? नई लोकसभा के चुने जाने के बाद मौजूदा लोकसभा के अंतिम सत्र को संदर्भित करता है। कौन किसको? अंतिम जो सत्र होगा, अब नया लोकसभा चुना गया, उससे पिछला जो है तो सत्र, उसी को लेम डक कहते हैं। ऐसे ही प्रोटेम भी है। प्रोटेम क्या है? लोकसभा और विधानसभा के अस्थायी अध्यक्ष। अस्थायी मतलब जो कि अस्थायी नहीं है, कुछ दिनों के लिए रहता है बीच में इलेक्शन से पहले, तो वही अस्थायी अध्यक्ष हो गया, उसको क्या कहते हैं? प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। प्रोटेम स्पीकर नवनिर्वाचित लोकसभा और विधानसभा के अध्यक्ष के चुनाव से पूर्व
अस्थायी अध्यक्ष के पद को संभालता है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति केंद्र में कौन करता है? राष्ट्रपति, और राज्य में राज्यपाल। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? इसका सही जवाब होगा कर्नाटक। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान जो है कर्नाटक के कोडागु, मैसूर में है। मैसूर जिला के कोडागु में है। कहाँ? मैसूर जिला में। मैसूर जिला में है। इसको ही राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान को। नागरहोल उद्यान को 1988 ईस्वी में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्राप्त हुआ। कब प्राप्त हुआ? 1988 ईस्वी में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्राप्त हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। भारत में ब्रिटिश शासन में पहले गवर्नर जनरल, सबसे पहले गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स था। अब वारेन हेस्टिंग्स के बारे में कुछ जो है पॉइंट सुन लीजिए। वो कि प्रथम गवर्नर जनरल था, ये तो क्वेश्चन में भी है। इसका कार्यकाल 1772 से 84-85 के आसपास था। 1772 से 84-85 के आसपास तक था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल इसको बनाया गया था। 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसके तहत बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था। कलकत्ता के प्रत्येक जिले में एक दीवानी तथा एक फौजदारी अदालत की स्थापना कौन किया था? तो वारेन हेस्टिंग्स किया था। एक दीवानी और एक फौजदारी अदालत की स्थापना। 1781 ईस्वी में कलकत्ता मदरसा की स्थापना किया। 1781 ईस्वी में कौन? ये जो गवर्नर जनरल है वारेन हेस्टिंग्स, 1781 ईस्वी में कलकत्ता मदरसा की स्थापना किया था। और 1784 में ये क्या था? इसी के कार्यकाल में विलियम जोन्स, जो कि कलकत्ता के में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया था। उस समय 1784 में कौन था? वारेन हेस्टिंग्स ही था गवर्नर जनरल के रूप में। उसी के काल में विलियम जोन्स नामक व्यक्ति ने कलकत्ता में क्या किया? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया। इसी के कार्यकाल में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1785 से 1782 के आसपास तक हुआ, और फिर द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 के बीच हुआ था। तो कुछ इसके पॉइंट हैं जिसको कि आपको थोड़ा ध्यान रखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग हेतु प्रक्रिया का प्रावधान करता है? राष्ट्रपति पर महाभियोग का कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 61। अनुच्छेद 61 में क्या कहता है? राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। यह प्रक्रिया अमेरिका से लाया गया था। कहाँ से लाया गया था? अनुच्छेद 61 का यह प्रक्रिया महाभियोग लगाने वाला अमेरिका से। आर्टिकल 73 को भी थोड़ा देख लेते हैं। आर्टिकल 73 में है संघ की कार्यपालिका शक्ति। इसमें क्या है? संघ की कार्यपालिका शक्ति है। उसके बाद अनुच्छेद 78 को भी देख लेते हैं। अनुच्छेद 78 में क्या है? इसमें प्रधानमंत्री के कर्तव्य, प्रधानमंत्री का कुछ कर्तव्य है जिसके बारे में आर्टिकल 78 में दिया गया है। इसमें है कि प्रधानमंत्री का दायित्व होता है कि सभी सूचना जो कि राष्ट्रपति को पहुंचाना चाहिए वो राष्ट्रपति को पहुंचाए। ये कर्तव्य है किसका? प्रधानमंत्री का। और ये अनुच्छेद 88 सदनों में मंत्री व महान्यायवादी के अधिकार। सदन में मंत्री और महान्यायवादी का कुछ न कुछ तो अधिकार होगा ना, उसको ये आर्टिकल 88 बताता है। तो थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। अगर अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ये 10 क्वेश्चन अभी हम बताए, समय थोड़ा सा ज़्यादा लग जाता है, एक क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन बताना पड़ता है। तो फिर अगला अब 11 से 20 नंबर तक का क्वेश्चन अगले वीडियो में बताया जाएगा।